नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर। मैं गोविंद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अलंकार हम पढ़ रहे थे दोस्तों, अब हम अलंकारों के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो आइए अंतिम अलंकार है एक दो, उनकी शुरुआत करते हैं। आज है अलंकार दोस्तों पहला, वो है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों हम जो पढ़ रहे थे वो अर्थालंकार पढ़ रहे थे। तो अर्थालंकार में ही मानवीकरण अलंकार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मानवीकरण यानी मानवीय रूप दे देना। परिभाषा देखते हैं दोस्तों। जब प्राकृतिक उपादानों को यानी कि प्राकृतिक तत्व, प्रकृति के जो तत्व है, जब प्राकृतिक उपादानों को यानी जो जड़ चीजें हैं, जो निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है, जब प्राकृतिक उपादानों को मानवीय क्रिया कलाप करते हुए चित्रित किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। मानवीकरण अलंकार होता है, अर्थात अमानवीय चीजें, अमानव को यानी कि जो मानवीय चीजें नहीं है, इंसान नहीं है, उनको मनुष्य जैसी क्रियाएं करते हुए चित्रित किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। प्राकृतिक उपादान मतलब कि प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, प्राकृतिक चीज जो भी होती है, नदी, झरना, पहाड़, पेड़ पौधे, वृक्ष, जितने भी जो चीजें हैं, वो सब चीजें प्राकृतिक उपादानों में आती हैं। जो जड़ है, जो निर्जीव है, उनको सजीवों जैसे, मानवीय जैसे, मनुष्य जैसे, मानवीय यानी मनुष्य के जैसे क्रियाकलाप या क्रिया करते हुए चित्रित किया जाता है, यानी ऐसा दिखाया जाता है कि वो मनुष्य के जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, वहां मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। एक पाश्चात्य यानी कि पश्चिम से आया हुआ, यूरोपियन साहित्य से आया हुआ अलंकार है। मानव को मानवीय कार्य करते हुए चित्रित होना, मानवीय कार्य करते हुए दिखाया जाता है। अमानव यानी जड़ चीजें को मनुष्य जैसे हम लोग करते हैं, वैसे करते हुए दिखाया जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जो हिंदी के कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं में इस अलंकार का भरपूर प्रयोग मिलेगा। 12th क्लास की जो पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु जो कविता है, उसमें इस अलंकार का भरपूर प्रयोग हुआ है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी
धीरे धीरे। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे। अब आप देखिए, दिवसावसान का समय यानी दिवस के अवसान यानी दिन के अस्त होने का समय है। मेघ में बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही क्या? संध्या सुंदरी धीरे धीरे। अब यहाँ पे शाम का जो ढलना है, शाम जो है वो ढल रही है, उस शाम को किसका रूप दे दिया गया है? एक सुंदरी का, यानी एक स्त्री का, एक परी का रूप शाम को दे दिया है। शाम का ढलना एक प्राकृतिक घटना है, तो वो प्राकृतिक जो घटना है उसको मानव के जैसे एक सुंदरी को आसमान से उतरते हुए जैसे दिखाई देती है, वैसे ही शाम का ढलना कवि को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। एक और है, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। दूसरा, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां भी आप देखिए, बीती विभावरी, विभावरी यानी रात, कि रात जो है वो बीत चुकी है, अब जाग रही, अब जाग रही है कौन? उषा यानी सुबह जो है वो एक स्त्री के रूप में, एक नायिका के रूप में जग रही है। और क्या कर रही है? अंबर पनघट में डुबो रही। और तारे जो है धीरे धीरे, जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, सूर्य के उदय होने का जो समय है वो हो रहा है, वैसे वैसे आसमान में जो तारे हैं वो एक एक करते लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, दिखाई देना बंद हो रहे हैं। वो घटना कैसी लग रही है? जैसे वो नायिका जो है वो पनघट के अंदर घड़े को डुबो रही है। तारों का लुप्त होना, वो सूर्योदय होने पर वैसे ही तारे दिखाई देना बंद हो जाते हैं, लेकिन उस घटना को कैसे बताया है? जैसे किसी पनघट में जो है पनिहारिन जो है वो अपनी घड़े को, मटकी को डुबो रही हो। तारा घट, तारा रूपी घड़ों को उषा नागरी, उषा, उषा यानी सुबह जो है वो एक स्त्री के रूप में दिखाई गई जो है, वो इस प्रकार से लग रही है जैसे पनघट पे जाकर, रात के बीतने पर पनघट पे जाकर अपने घड़ों को जो है पानी भरने के लिए नदी में डुबो रही हो। पनघट पे जाकर तालाब के घाट या नदी के घाट पर वो डुबो रही हो। वैसे इसका एक सुंदर उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि मैंने लगभग प्रत्येक अलंकार में एक फिल्मी गीत का उदाहरण लिया है, कुछ एक को छोड़कर। इसका भी एक सुंदर सा उदाहरण है, वो ये है दोस्तों। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। ये भी एक बेहतरीन उदाहरण है इस मानवीकरण अलंकार का, कि पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, यूं फिजा बुलाती है, जैसे मुस्कुराती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। तो ये पंछियों का सुर में गाना, पंछियों का चहकना गीतकार को कैसा लग रहा है? जैसे वो सुर में गीत गा रहे हो। और सुर में कौन गाता है? मनुष्य गाता है दोस्तों, पंछी नहीं गाते हैं। भंवरों का गुंजन जो है वो कैसी लग रही है? जैसे हम कोई गीत गुनगुना रहे हो। हम कब गीत गुनगुनाते हैं? जब हम खुश होते हैं, मस्ती में होते हैं, तभी। घुंघरू बजाती है हवा, हवा का जो चलना है वो ऐसा लगता है जैसे कोई युवती घुंघरू बजाती हुई आ रही हो, जा रही हो, वैसे हवा का चलना लग रहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पंछी, भंवरे और हवा, ये प्राकृतिक उपादान या मानव से इतर चीज़ें हैं, वो मनुष्य के जैसे क्रियाएं करते हुए चित्रित है
इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है दोस्तों। अगला और अंतिम जो अलंकार है वो है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात शब्द से ही स्पष्ट है, अतिशय उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, यानी ऐसी उक्ति जिसमें अति की गई हो, किसी बात की अति ही कर दी गई हो, जिससे हम सुनने वाला जो है वो कहकर सुनकर ये कहे कि अरे यार ये क्या है, ये तो अति हो गई है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए परिभाषा को, जब किसी बात को सामान्य रूप से, जो कोई बात है उसे सामान्य रूप से न कहकर इस प्रकार से कहा जाए बढ़ा चढ़ाकर कि उसमें, जैसे कहावत है कि नमक मिर्च लगा के पेश करना, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति यानी इस प्रकार से बढ़ाया चढ़ाया जाए कि सुनने वाले को उस पर अचरज होने लग जाए, आश्चर्य होने लग जाए, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। इसका एक उदाहरण लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब यहां पर इस उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि कैसे उक्ति जो है वो अतिशय होती है। कि हनुमान की पूंछ में, लंका में हनुमान मौजूद है, उस घटना का, उस प्रसंग का वर्णन है, और करते हुए कवि कहता है, किस प्रकार से बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि हनुमान की पूंछ में लगी न पाई आग। हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी, यानी इसकी पूंछ को जो आग लगाई गई थी इस घटना में, वो आग लगी भी नहीं थी, अभी तक तो आग नहीं लगी है। लंका सिगरी जल गई, आग नहीं लगी उससे पहले ही लंका पूरी, सिगरी यानी पूरी जल गई, गए निशाचर भाग, और सारे राक्षस, निशाचर यानी जो राक्षस है, जो रावण के लोग हैं, वो वहां से भाग गए बिना पूंछ में आग लगे ही। तो ये जो है वो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। ऐसे 12th क्लास की जो बिहारी की जो रचनाएं हैं, पाठ है, दोहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जो अतिशयोक्ति से भरे पड़े हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऐसी बात जहां पर इस प्रकार से प्रस्तुत की जाए कि वो अविश्वसनीय लगे, वो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं दोस्तों। इसका एक उदाहरण फिल्मी गीतों से है दोस्तों, जिसको आप आसानी से समझ सकें, वो ये है। रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होंठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फे है रेशम। जैसे गजल है, जैसे कमल है, जैसे झलकता जाम। सोच रहा हूँ इससे पूछूं उस लड़की का नाम। ये इसका एक उदाहरण है दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार का। एक नायिका जो उसकी कल्पना में है, उसका करते हुए, बताते हुए कि वो क्या है, उसका बताते हुए वो अपने दोस्तों को बता रहा है कि रंग है सोना, रूप है चांदी, आंखें हैं नीलम, होठ है कलियां, दांत है मोती, जुल्फे हैं रेशम। जैसे गजल है, जैसे कमल है, जैसे छलकता जाम। सोच रहा हूँ किससे पूछूं उस लड़की का नाम। अब देखो, इतना
जो है वर्णन वो उस लड़की के लिए किया गया है जो उसके ख्वाबों में है। तो ये कितना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि उसके रंग जो है वो सोना जैसा, रूप जो है चांदी जैसा, चांदी, आंखें है नीलम, आंखें इतनी नीली है नीलम के जैसी, होठ कलियों के जैसे, दांत मोतियों के जैसे, जुल्फे रेशम जैसी, इतना सुंदर चित्रण। ऐसी कोई लड़की आपने कभी देखी है? नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी ऐसी। तो ये जो कल्पना की गई है वो एक अतिशयोक्ति से भरी गई है, भरी हुई कल्पना है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है दोस्तों। अब अतिशयोक्ति अलंकार के 6 भेद होते हैं दोस्तों। उनके नाम है रूप का अतिशयोक्ति, भेद का अतिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, संबंध अतिशयोक्ति, चपला अतिशयोक्ति और अत्यंत अतिशयोक्ति। ये अपने 12th क्लास के सिलेबस तक या छोटी परीक्षाओं में तो ये नहीं आते हैं। अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा है उसमें ज़रूर आपसे इनके भेदों के बारे में पूछा जा सकता है। अगर कभी भविष्य में आपकी डिमांड रही कि इनको भी समझाया जाए तो इसको भी हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नीचे वाले एग्ज़ाम्स में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट अतिशयोक्ति अलंकार ही पूछा जाता है। और ये जो उदाहरण था हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, वो अत्यंत अतिशयोक्ति यानी बहुत ज़्यादा ही जो बात होती है उसको बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, उसी का उदाहरण है दोस्तों। और 10th क्लास में आपने पाठ पढ़ा था एक कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें आया था छुवत टूट रघुपति न दोषु। वो लक्ष्मण जो है परशुराम को कहते हैं कि ये धनुष तो पुराना था, ये तो राम के छूने से ही टूट गया। तो छूने से कोई धनुष टूटता नहीं, उस बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। वो चपला अतिशयोक्ति यानी काम जो शुरू करने से पहले ही टूट गया। राम को धनुष तोड़ना था लेकिन वो तो छूते ही टूट गया। ये वर्णन चपला अतिशयोक्ति। ऐसे ही इन सारों के कुछ होते हैं डिफरेंसेस, भेद। उनको हम अगर आपकी कभी भविष्य में डिमांड रही तो उसको समझेंगे। तो ये है अलंकार दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मार्गदर्शन दिया गया है वो समझ में आया होगा दोस्तों। और यदि आपको जो ये सरकारी गुरुजी चैनल पर जो कुछ बताया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि इस कोरोना काल में जब स्कूल्स कॉलेजेस बंद है उनकी थोड़ी मदद हो सके, वो भी थोड़ा जान सके, समझ सके, पढ़ सके। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में डिसलाइक का कारण भी लिखिए। थैंक यू दोस्तों।